नमस्कार। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर 2023 का ओल्ड पेपर के ज्योमेट्री का सॉल्यूशन। तो देखिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द स्फीयर, और किस किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो सिंपल है, देखिए नॉर्मल होता क्या है कि किसी पॉइंट पर यह है स्फीयर, तो स्फीयर के किसी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट पर ऐसे एक परपेंडिकुलर प्लेन होता है, लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो इस नॉर्मल को फाइंड करने के लिए मुझे पहले इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, और ये पॉइंट कौन सा है, यही वाला पॉइंट यहाँ पर गिवन है। तो आपको पता होगा कि पॉइंट x1 y1 z1 पर अगर यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ये स्फीयर का इक्वेशन दिया है, तो इसके टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, यही यहाँ से x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 और प्लस u x प्लस x1 प्लस v y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए एज एक प्लेन होता है। तो जैसे कि मैं x के कोफिशिएंट को यहाँ पर चूज करूँ तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर x, यहाँ से x1 और यहाँ से u, x1 प्लस u। इसी टाइप से y का कोफिशिएंट हो जाएगा y1 प्लस v, और इसी प्रकार से z का कोफिशिएंट लेंगे तो z1 प्लस w हो जाएगा। बाकी जो भी टर्म यहाँ पर रहेगा वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस प्लेन के इक्वेशन में जो ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, तो किसी भी प्लेन के इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है y का और जो z का, वो कोफिशिएंट नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है वो मिल जाएगा हमें x1 प्लस u, y1 प्लस v और z1 प्लस w। तो इसके हिसाब से, और यहाँ पर पॉइंट कौन है, पॉइंट है x1 y1 z1। तो ये पॉइंट हमें मिल गया और इस नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। तो हम इक्वेशन इजी से बना सकते हैं। इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपान जो डायरेक्शन रेशियो है x1 प्लस यू, x1 प्लस यू। फिर ऐसे ही y माइनस y1 अपान y1 प्लस v, और फिर z माइनस z1 अपान z1 प्लस w। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि यहाँ पर इसके चारों ऑप्शन क्लियर हैं। यहाँ पर सेकंड कि द इक्वेशन ऑफ कोन विथ वर्टेक्स ओरिजिन एंड पासेस थ्रू द कर्व इतना। तो हमें यहाँ फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ कोन, ठीक है, जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। तो एक थियरी बताई जाती है कि अगर कोई कोन है, उसका अगर वर्टेक्स ओरिजिन है, तो उस सिचुएशन में होमोजीनियस इक्वेशन बनता है। तो इन दोनों की हेल्प से मुझे बस होमोजीनियस इक्वेशन बना देना है। तो यहाँ पर ट्रिक ये काम करता है कि इस साइड देखिए, इसमें होमोजीनियस 2 डिग्री का तो है ही, इस साइड डिग्री का नहीं है, 1 है, कांस्टेंट है। तो दूसरे की हेल्प से करते क्या है कि यहाँ से Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपान पी इक्वल टू 1 कर दिए। अब 1 कर दिए, लेकिन ये जो 1 है, यहाँ से 1, और मुझे होमोजीनियस बनाना है, तो इसको हम लिखते हैं इस टाइप से कि ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यही 1 का वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँगा, लेकिन 1 का वैल्यू इतना मुझे पुट करना है, लेकिन फिर भी ये होमोजीनियस नहीं रह पाएगा, तो इसको स्क्वायर करके पुट करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू यहाँ डायरेक्टली इसी 1 के वैल्यू को उठा करके इस साइड से यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, क्योंकि 1 के प्लेस पर पुट करना है, तो 1 के इक्वल ही यही टर्म है, तो यहाँ पर पुट करूँगा तो हो जाएगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपान पी और होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही जो इक्वेशन है फर्स्ट, इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है यही बनेगा, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ
सेकंड डिग्री जो रिप्रेजेंट करेगा कोन और जिसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्लेन इतना कट्स द कोन। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो कोन है ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री है, तो पक्का है कि ये इसका जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन होगा। तो इस प्रकार से इसका शेप बनेगा, यहाँ से ऐसे सपोज करिए इस टाइप से इसका शेप बनेगा। और यहाँ पर और जो ये प्लेन है ये भी ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये प्लेन ऐसे पास करेगी, इस टाइप से पास करेगी। तो इस साइड तो ऐसे काट देगा, उस साइड ऐसे कट करेगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये प्लेन ऐसे जाएगा तो इस तरीके से कट करेगा। तो जो ये दो लाइन बन रहे हैं, यही दो लाइन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो लाइन है इनका डायरेक्शन कोसाइन LMN है, डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं LMN है, ठीक है। और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से कोई लाइन पास कर रही है और उसका डायरेक्शन रेशियो LMN है, तो इसका इक्वेशन होगा x माइनस 0 अपान L, y माइनस 0 अपान M और z माइनस 0 अपान N, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो x बाई L, y बाई M और फिर z बाई N इक्वल टू 0। लेकिन ये सॉरी इक्वल टू 0 का कोई ज़रूरत नहीं है, इतने से ही और 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 0 ही हो। तो यहाँ से जो टर्म मिल रहा है हमें लाइन, ए लाइन का इक्वेशन, ए लाइन जो है कि इस प्लेन पर भी है और इस कोन पर भी है, तो ए लाइन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो दोनों को सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ से मैं इसको सपोज करता हूँ कि लिख देता हूँ के, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा KL, y का वैल्यू KM और फिर z का वैल्यू KN। इस टाइप से यहाँ पर हम चीज़ों को बना लेंगे। तो अब ए KL, KM, KN के वैल्यू को उठाकर इस प्लेन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a के साथ KL प्लस b के साथ KM प्लस c के साथ KN इक्वल टू 0। के से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0। इस टाइप से इस दूसरे में अगर पुट करेंगे तो पहले में एक्स वाई है तो के स्क्वायर LM हो जाएगा, तो ऐसे सब में के स्क्वायर होगा, के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो टर्म हो जाएगा LM प्लस MN प्लस NL इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो ऊपर है इसको फर्स्ट मान लीजिए और नीचे वाले को सेकंड मान लीजिए। तो इस फर्स्ट वाले से हम लिख सकते हैं कि n का वैल्यू होगा माइनस AL प्लस BM अपान C। अब इसको उठा के मैं इस n का वैल्यू इस दूसरे में पुट कर देता हूँ। तो दूसरे में पुट करने के लिए n का वैल्यू मुझे पुट करना है, तो n यहाँ पर इसमें दोनों में है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से टर्म मिलेगा हमें LM और फिर प्लस यहाँ से जो टर्म मिला है ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और M प्लस L और यहाँ से AL प्लस BM अपान C इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CLM और माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस सिचुएशन में हो जाएगा ALM, फिर मतलब m का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो BM स्क्वायर और फिर L का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AL स्क्वायर और फिर माइनस BLM इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से ए बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कैंसिल होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ AL माइनस AL स्क्वायर और फिर जो LM जो कॉमन है वो यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पर A है और माइनस यहाँ से B है और प्लस C है
और एल एम, और फिर माइनस माइनस बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ए एल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी एल एम प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एम स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो एम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एम स्क्वायर से डिवाइड करने पर ए हमें टर्म मिल जाएगा कि ए के साथ एल बाई एम का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी एल बाई एम और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये एल बाई एम में 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसके 2 रूट होंगे, ठीक है, L1 बाई M1 और दूसरा होगा L2 बाई M2। तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करने पर हमें मिलेगा L1 बाई M1 इंटू L2 बाई M2 इक्वल टू C बाई ए। तो यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं रहेगा, बी रहेगा, तो बी अपान सी बाई ए, तो लास्ट में ए सी है, हम इसको कंपेयर करेंगे इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो उसी का मैं यहाँ यूज करूँगा। तो बी बाई ए, यहाँ पर ए है तो ए हो गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा L1 L2 और यहाँ से ये ऊपर जाके हो जाएगा M1 M2 अपान ए बी नीचे चला आएगा, या यूं कहें कि ए को इस साइड कर दीजिए, ए को, और यहाँ पर बी को। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये पता चलेगा कि L1 L2 अपान 1 बाई ए कर लेते हैं, प्लस ऐसे ही प्लस नहीं इक्वल टू यहाँ पर 1 बाई ए इक्वल टू M1 M2 अपान 1 बाई बी, ऐसे ही इक्वल टू कर लीजिए सिमिलरली N1 N2 अपान 1 बाई सी। ओके, तो आपको पता है कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 दोनों के जो इनके वैल्यू होते हैं 0 होते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं यही L1 L2 के प्लेस पर जो 1 बाई ए है इसको पुट कर दूंगा, M1 M2 की जगह पर 1 बाई बी और N1 N2 की जगह पर 1 बाई सी। तो हमारा यहाँ से टर्म मिल जाएगा, यहाँ से अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो मिल जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं तो इसका ऑप्शन सेकंड ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं 4th क्वेश्चन पर आता हूं, जहां पर कि मुझे निकालना है रेसिप्रोकल कोण। तो देखिए रेसिप्रोकल कोण निकालना बहुत आसान होता है, इसे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले हम इसके टर्म एंड कंडीशन को आपको समझाते हैं कि अगर कोई कोण दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। ये सपोज कीजिए कोण है और होमोजेनियस इक्वेशन है इन डिग्री 2, तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। ओके, इस तरीके से ये मान लीजिए कोण बनेगा और इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, और यहाँ पर ये है 0 0 0 ओरिजिन जो O है। ओके, तो यहाँ पर एक टर्म होता है कि कोई जो प्लेन होगा, प्लेन सपोज कीजिए कि LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। एक सेकेंड मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, सपोज करिए कि कोई प्लेन है और ये प्लेन यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर टच कर रहा है, टच करने का मतलब है कि टेंजेंट है, ठीक है। ये प्लेन सपोज करिए कि इसको
टेंजेंट मतलब ए प्लेन, ये जो नीचे गिवन प्लेन है ए प्लेन ऊपर वाले के लिए टेंजेंट है। तो इस सिचुएशन में हम इसे ऐसे कहेंगे कि ए प्लेन इसको टच तभी करती है जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2f एम एन, 2f के साथ एम एन नहीं है यहाँ पर है, हाँ ठीक है, एम एन प्लस 2g एन एल प्लस 2h यहाँ पर एल एम इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से ए जो यहाँ पर कहेंगे कि ये कोन है और ए प्लेन है। ए प्लेन अगर इस कोन को टच कर रहा है तो टेंजेंट के लिए कंडीशन होता है, फॉर टेंजेंट ए है कंडीशन, ठीक है। और बाकी ए बी सी कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ए बी सी फाइंड करने के लिए एक प्रॉपरली हम रूल यहाँ पर लाते हैं जो इस प्रकार से बनता है कि यहाँ पर एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे जो बहुत पहले से सबको पता होगा। इस तरीके से यहाँ पर ए बी सी एफ जी एच, एफ और जी और एच, तो जो ए का को फैक्टर होगा, ठीक, जैसे कि मैट्रिक्स में हम फाइंड करते हैं को फैक्टर ही उसे बोलते हैं। तो जैसे ए का फाइंड करना है तो ए के प्लेस पर इसको हम इस तरीके से क्रॉस करेंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे। तो ए के प्लेस पर क्रॉस करेंगे तो इसका वैल्यू बी सी माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए चूँकि 1 1 है ना, तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं -1 के पावर 1 + 1 और बाकी ये हो जाएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस एफ स्क्वायर। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो बी के लिए, तो ज़रा बी के लिए ध्यान दीजिए। तो बी वाले को अगर हम रोकेंगे, जैसे कि ऐसे बनाएंगे बी के प्लेस पर, तो इस सिचुएशन में बी के लिए हो जाएगा ए सी माइनस जी स्क्वायर, ए सी माइनस जी स्क्वायर। इसी प्रकार सी के लिए अगर मैं करूं तो हो जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। इसी प्रकार से कैपिटल एफ निकालना रहेगा तो कैपिटल एफ एफ के प्लेस पर निकाला जाएगा। तो अगर मैं इसको फिर से बना दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि इस प्रकार से मान लीजिए कि ए बी, यहाँ से ए बी सी एफ जी एच, यहाँ एफ जी एच, तो एफ के रेस्पेक्ट में निकालना होगा। तो ऐसे सोचिए कि एफ यहाँ पर है, तो एफ कहाँ है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो इस सिचुएशन -1 के पावर 3 + 2 होगा, तो ए टर्म में माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस यूज करेंगे। और बाकी ए एफ माइनस जी एच, ए एफ माइनस जी एच, लेकिन इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो इसलिए हो जाएगा जी एच माइनस ए एफ। इसी प्रकार जी, तो जी का मैं जी के प्लेस पर ले लूँ तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो -1 के पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के पावर फर्स्ट + 3। तो इस सिचुएशन में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ऐसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बचेगा क्या, एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी, तो ये हो जाएगा एच एफ माइनस बी जी। ओके, फिर यहाँ पर एच का वैल्यू क्या होगा, तो एच के प्लेस पर लूँगा तो फर्स्ट कॉलम और हाँ यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, तो -1 के पावर फर्स्ट + सेकेंड। तो इस सिचुएशन में जो मैं h को फाइंड करूँगा तो h के रेस्पेक्ट में यही बचेगा एच सी माइनस, इस तरीके से कट होगा तो एच सी माइनस एफ जी, तो यहाँ पर टर्म हो जाएगा, इस एफ जी को मैं पहले कर दूंगा एफ जी माइनस सी एच। ओके, इस तरीके से सारे ए बी सी और कैपिटल ए बी सी डी एफ जी एच, ए बी सी और एफ जी एच है, इतने वैल्यू को मैं यहाँ पर निकाल के यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, ए वेयर में है,
ओके, तो ये शर्त होता है कि कोई भी प्लेन यहाँ पर जो गिवन है इस कोण को अगर टच करेगा तो ये शर्त होगा। ठीक है, तो जो हमारा रेसिप्रोकल कोण बनता है वो एक्चुअल में कैसे बनता है उसे यहाँ पर समझिए। जैसे कि ये कोण है, तो कोण के वर्टेक्स पर जो ये लाइन है, ये जो ये वाली लाइन है, मतलब इसे जनरेटिंग लाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी पर आपको इससे 90 डिग्री पर एक मुझे ड्रा करना है जनरेटर, और इस साइड भी आप ड्रा करिए। ठीक है, 90 डिग्री पर। तो ये जब ऐसे चारों ओर ड्रा करेंगे तो इस प्रकार से ये एक कोण बना लेंगे। तो यही जो कोण होता है इसी को बोला जाता है रेसिप्रोकल कोण। ओके, तो रेसिप्रोकल कोण पास कहाँ से हो रहा है, इसका वर्टेक्स तो यही है 0 0 0, और ये जो लाइन है इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो है यही वाला प्लेन है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो की मैं अगर बात करूँगा तो LMN होगा। तो इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है, इसके नॉर्मल का होता है। तो एक्चुअली ये जो मैं कह रहा हूँ परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रा करना है शीर्ष पर वर्टेक्स पर, तो इसका भी डायरेक्शन रेशियो यही हो जाएगा। इसका डायरेक्शन रेशियो ये हो जाएगा L M और N, और ओरिजिन के और 0 0 0 से पास हो रहा है। तो ये जो जनरेटर है, जनरेटिंग लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, जनरेटिंग लाइन। तो इसका इक्वेशन अगर देखना रहे तो चूँकि दोनों एक ही टाइप की हैं तो यहाँ से इसका किसी भी एक और ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसी जनरेटिंग लाइन को ले लेता हूँ, तो x माइनस 0 अपान एल, वाई माइनस 0 अपान एम, और z माइनस 0 अपान एन। ठीक है, तो हो जाएगा x बाई एल, वाई बाई एम और z बाई एन इक्वल टू t ले लीजिए। तो इस सिचुएशन में यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, या 1/t ले लेते हैं, 1/t लेट कर लेते हैं। तो इस सिचुएशन में यहाँ से जो l के जो वैल्यू आएंगे, ठीक है, यल का वैल्यू हो जाएगा tx, फिर m का वैल्यू हो जाएगा ty, और n का वैल्यू हो जाएगा tz। अब इन सब को उठा के फिर से इसमें जब पुट कर देंगे, मतलब कि इन सब का लोकस ले लेंगे, या कहिए कि एलिमिनेट कर देंगे LMN को, तो जो नया शेप बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। शेप नहीं, जो कह सकते हैं कि इक्वेशन ए के साथ, यहाँ पर ए के साथ यल स्क्वायर, तो यल के जगह TX स्क्वायर, सब में T स्क्वायर आएगा तो T स्क्वायर से भाग दे करके डिवाइड करके उसको ख़त्म कर देंगे। तो फाइनली हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हो जाएगा BY स्क्वायर, और फिर हो जाएगा CZ स्क्वायर प्लस 2FMN। तो यहाँ पर हो जाएगा YZ, फिर 2G और फिर NL है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा XZ और फिर 2H। तो यहाँ पर LM है, तो LM के केस में हो जाएगा XZ इक्वल टू 0। एक सेकेंड, LM होगा तो XY होगा। ठीक है, तो यहाँ पर XY इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल कोण। ठीक, तो किसी भी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कोण अगर निकालना हो तो महत्वपूर्ण है कि हम इस कैपिटल ABC को निकाल दें, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में इतना ही कुछ दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम कैपिटल ABC निकालेंगे, उसी से हमारा बन जाएगा। तो देखिए कैपिटल ABC कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे कैपिटल, तो इसका जो कोण होगा रेसिप्रोकल कोण, वो क्या होगा, रेसिप्रोकल कोण। ओके, रेसिप्रोकल कोण बहुत ही सिंपल है। यहाँ से हम लिखेंगे कि AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ कैपिटल CZ स्क्वायर प्लस 2F, यहाँ से YZ प्लस 2G ZX
प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0। वेयर ए बी सी को निकालना है तो ए बी सी को देखिए इस विधि से निकालेंगे। एक मैट्रिक्स बनाएंगे और ये जो इक्वेशन गिवन है, गिवन की हेल्प से x²y जो भी है, इसे चाहे तो जनरलाइज लिख दीजिए। तो जनरलाइज कैसे लिख पाएंगे? जनरलाइज लिखने के लिए ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2gx, तो 0x हो जाएगा। ठीक है, 2fy, तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0x 2fy, तो ये भी हो जाएगा 0y प्लस 2 इंटू 0 इंटू जेड, और प्लस और भी कुछ नहीं है तो डी के प्लेस पर भी मैं यहाँ पर रख दूंगा 0 रख दूंगा। सॉरी, डी रहेगा नहीं क्योंकि ये होमोजेनियस है। ओके, तो इतना टर्म यहाँ से मिल जाएगा। तो वही टर्म यहाँ पर मैं यूज करूँगा ए के प्लेस पर, तो ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर यहाँ बी, यहाँ सी, और यहाँ एफ और जी और एच, यहाँ भी एफ जी और एच, लेकिन इनके प्लेस पर है क्या? 0 है, तो ए बी सी सही रहेगा, बाकी 0 और यहाँ भी 0 अब मैं निकालता हूँ कैपिटल ए। तो देखिए यहाँ पर मुझे जो कैपिटल ए मिलेगा वो कैपिटल ए के एलोंग, स्मॉल ए के एलोंग जो कोफैक्टर होता है वो मिलता है। तो 1 है तो -1 के पावर 1 + 1 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ए के लिए निकालूंगा तो BC - 0 तो हो जाएगा BC - 0, यानी कि BC हो जाएगा। इसी प्रकार बी के करस्पॉन्डिंग निकालना होगा तो होगा AC - 0, यानी कि AC हो जाएगा। इसी प्रकार कैपिटल सी के करस्पॉन्डिंग तो AB - 0 तो हो जाएगा AB। ओके, और बाकी F और G और H, इन तीनों को निकालेंगे तो इन तीनों का वैल्यू 0 आएगा। क्रॉस करके देखिए, जैसे कि यहाँ पर G है तो G के रेस्पेक्ट में अगर आप सोचिए कि G के रेस्पेक्ट में हम सॉल्व करें तो यहाँ पर ऐसे कट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, नीचे 0 सब 0, इसी प्रकार तीनों के तीनों टर्म क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। तो अब इसी को उठा के हम इसमें पुट करेंगे, इसी में पुट कर देंगे। तो कैपिटल ए के जगह पर BC तो हो जाएगा BC(x²), फिर कैपिटल बी का वैल्यू ACY² प्लस फिर कैपिटल सी का वैल्यू है AB के साथ Z², और बाकी सब जगह कैपिटल F, कैपिटल G, कैपिटल H का वैल्यू 0 है तो सब 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0। आप चाहें तो इसमें ABC से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ABC से तीनों में डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ टर्म मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 0। तो यही है रेसिप्रोकल कोण। ओके, तो यहाँ पर जो टर्म है x² यही जो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, इसका थर्ड ऑप्शन ट्रू होगा। ओके, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिलेंडर, यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करना है, और इसका जनरेटर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, ए जो दिया है ये स्फीयर दिया है और ये जो दिया है प्लेन है। जब किसी स्फीयर को कोई प्लेन ऐसे कट करेगा ना तो ये एक इस प्रकार से सर्किल बनेगा, और सर्किल पर से एक जनरेटिंग लाइन होगी जो ऐसे पास करेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस सभी बिंदुओं से ऐसे पास होगी, सभी बिंदुओं से इस टाइप से पास होगा। तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा? सिलेंडर बन जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, यहाँ इक्वेशन ही पूछा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सिलेंडर के सतह पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, सरफेस पर अल्फ़ा बीटा गामा, और इसी अल्फ़ा बीटा गामा का मैं बाद में लोकस लूँगा, तो जो भी होगा आंसर आ जाएगा। तो जनरेटिंग लाइन पास हो रही है कहाँ से? अल्फ़ा बीटा गामा से, लेकिन जनरेटिंग लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? 1, 0, 0। तो इक्वेशन क्या होगा? x माइनस अल्फ़ा बाई 1, y माइनस बीटा बाई 0 और z माइनस गामा बाई 0 इक्वल टू, सपोज कर लीजिए r, लेट कर लीजिए r। तो इस सिचुएशन में पर्टिकुलर r के लिए जो पॉइंट होगा r +
1 का मल्टीप्लाई करिए 1r प्लस अल्फ़ा, r प्लस अल्फ़ा, ऐसे बीटा हो जाएगा, ऐसे गामा हो जाएगा। लाइन पर जो ये पॉइंट हैं ये पर्टिकुलर r के लिए इस बिंदु पे हो जाएंगे। तो ए बिंदु कहाँ पर है? ए बिंदु नीचे प्लेन पर भी है और स्फीयर पर भी है, तो प्लेन और स्फीयर दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो कराते हैं यहाँ पर सेटिस्फाई। तो एक्स स्क्वायर के जगह पर मैं क्या लिखूँगा? आर प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस वाई के जगह बीटा का स्क्वायर और जेड के जगह गामा का स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, गामा और आर दोनों सिमिलर हैं, तो मैं यहाँ पर टी ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि भविष्य में मतलब नेक्स्ट टाइम कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टी ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा टी प्लस अल्फ़ा और बीटा और गामा। पर्टिकुलर टी के लिए यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट दोनों पर होगा। तो मैं इसमें पुट करता हूँ तो टी प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर और इसी प्रकार से टी प्लस बीटा में दूसरे में तो टी तो है नहीं, तो ये हो जाएगा सिर्फ बीटा का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा गामा का स्क्वायर इक्वल टू 9। ओके, अब दूसरे में अगर मैं इस दूसरे में पुट करता हूँ तो 2 के साथ जो प्लेन का इक्वेशन है, 2 के साथ टी प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमें टी का जो वैल्यू मिलेगा ना, देखिए टी प्लस अल्फ़ा का जो वैल्यू मिलेगा, टी प्लस अल्फ़ा का वैल्यू ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा बाई 2। इसको उठा के इस पहले वाले में रख देते हैं, इस वाले में ऊपर वाले में टी प्लस अल्फ़ा का वैल्यू, तो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करें तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा प्लस 4 बीटा प्लस 4 गामा स्क्वायर रहेगा इक्वल टू 9 4 जा 36। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो बीटा है वो 415 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा प्लस 5 गामा स्क्वायर इक्वल टू 36। इसी अल्फ़ा बीटा गामा का मुझे लोकस लेना है, तो बीटा के जगह पर हम y रख देंगे, तो 5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 5z स्क्वायर इक्वल टू 36। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल कॉन्कॉइड। तो सेंट्रल कॉन्कॉइड का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है सेंट्रल कॉन्कॉइड का इक्वेशन। तो इस सिचुएशन में अगर ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू मैं अगर 1 पुट कर दूं तो इस सिचुएशन में स्फीयर हो जाएगा। तो स्फीयर है, सिलेंडर नहीं होता है, क्योंकि सिलेंडर के जनरल इक्वेशन में और भी टर्म आते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें कट जाएंगी, यहाँ पर केवल एक ही होगा। ओके, यहाँ पर देखिए, ये जो 7th क्वेश्चन है कि ये हमारा कोई प्लेन है, इस कॉन्कॉइड का टेंजेंट सेंट्रल कॉन्कॉइड का को कब टच करेगा। तो ये एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं कि रिजल्ट है कि एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपो मिस्टेक, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ओके, चाहे तो इसको बदल सकते हैं। जैसे बदलने का मतलब है, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि ए के जगह पर ऐसा पुट कर दिया जाता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो उस सिचुएशन में ये 1 बाई ए स्क्वायर इसके जगह पर मैं पुट करूँगा। तो यहाँ पर ए के जगह पर 1 बाई ए स्क्वायर जब पुट किया जाएगा ना, तो ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है। और ए तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड रहेगा। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर 4 होगा, पी स्क्वायर मिस्टेक है, लेकिन अगर इसको बदल देता है तो उस सिचुएशन में ऐसा हो जाएगा।
ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन है कि हाउ मैनी नॉर्मल कैन बी ड्रॉन, तो ये फेमस रिजल्ट है 6 नॉर्मल ड्रा किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि द सेक्शन ऑफ हाइपरबोलॉइड। तो देखिए सेक्शन ऑफ हाइपरबोलॉइड, तो इसका एक ट्रिक है कि जैसे कि यहाँ से आप चाहो तो जेड को 1 माइनस एक्स और माइनस वाई में बदल दीजिए, इस जेड को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 9x² प्लस 6y² माइनस 14, और जेड यहाँ पर पुट करेंगे तो ये है 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर मैं यहीं पर खोल देता हूँ, तो 1² प्लस x² प्लस y² माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2y और प्लस 2xy और इतना, और इक्वल टू फिर 3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से होगा 9x² प्लस 6y² माइनस, ओपन करते हैं तो 14 माइनस 14x² माइनस 14y² और फिर प्लस हो जाएगा 14 2 जा 28x, फिर प्लस हो जाएगा 14 2 जा 28y और फिर माइनस हो जाएगा 14 2 जा 28xy इक्वल टू 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये टर्म हमें मिलेगा, देखिए 9 में से 14 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा वो इस प्रकार से, आंसर नहीं मतलब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से ए निकला तो यहाँ से 5 होगा, माइनस 5 5x² और 6 निकलेगा 14 में से तो 8 हो जाएगा, 8y², ठीक है, और फिर यहाँ से माइनस 28xy और माइनस प्लस 28x और प्लस 28y और ए 14 उस साइड जाएगा तो ए बना लेगा इसको 16, तो इसको इस साइड ला लीजिए तो 17 इक्वल टू 0, माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो जाएगा 5x² प्लस 8y² प्लस 28xy माइनस 28x माइनस 28y और प्लस 17 इक्वल टू 0। अब मैं इसको कंपेयर करूं, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो इससे जो a के जो वैल्यू आ रहे हैं, a का वैल्यू आ रहा है 5 और जो b का वैल्यू आ रहा है वो है 8 और जो h का वैल्यू आ रहा है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो h का वैल्यू यहाँ पर चूँकि 2h है तो 2h इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं देखूं तो 2h इक्वल टू 28, तो h का वैल्यू क्या होगा 14 होगा। तो एक ट्रिक यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन है सर्किल बनने के लिए कंडीशन होता है कि a इक्वल टू बी हो जाए और h 0 हो जाए, लेकिन a b डिफरेंट है और h भी इसमें है, h 0 नहीं है, तो इसलिए सर्किल तो नहीं होगा। तो सर्किल नहीं होगा तो जितने ऑप्शन है उसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो हमें निकालना होगा h² और ए बी में रिलेशन। तो h² को देखते हैं क्या है, तो h² का वैल्यू, h का वैल्यू 14 है, तो 14 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 256। ओके, मैं कंफर्म कर लूँ, मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी वीक है। 4 4 जा 16 का 6, 4 1 5 और यहाँ 4 और यहाँ पर 1, एक्चुअली 196 होगा, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, 196। ओके, और ए बी का वैल्यू यहाँ पर अगर देखें तो 5 8 जा, ठीक है, 40, तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है। तो अगर h² ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो इस सिचुएशन में हाइपरबोला होता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आप इसमें से किसी एक वेरिएबल को, जनरली जेड को ही अलग करिए, उसको दूसरे में पुट करिए, फिर जो इक्वेशन बनेगा एक्स वाई में हो जाएगा। फिर आप जानते हैं इसका सेंटर निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, इसको चेक करना हो कि क्या है, पर मतलब हाइपरबोला है, एलिप्स है, पैराबोला है, सर्किल है, जो भी है यहाँ से जज हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 10 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ द कॉन्कॉर्ड। तो जो सेंटर है कॉन्कॉर्ड का, तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है सेंटर ऑफ कॉन्कॉर्ड निकालने के लिए कि इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दीजिए और उसे इक्वेट कर दीजिए जीरो को, फिर y वाला भी और z वाला भी, सबको जीरो के इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ होगा 4x a0 यहाँ पर -4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। ऐसे ही जब मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगा तो 3 2 जा 6y माइनस यहाँ पर 12 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू 2 होगा। ऐसे ही z के रेस्पेक्ट में तो 4 2 जा 8z माइनस 24 इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू 8 3 जा 24। ठीक है, तो आया 1 2 3, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सिंपल है, आपको करना क्या है, बस पार्शियल डेरिवेटिव इस पूरे का, अगर इसको एफ सपोज कर लीजिए तो डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0 और डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू 0। इसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सेंटर निकल पाएगा। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन जो है राहुल सर इस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे। मैं जो ज्योमेट्री सॉल्व कर रहा हूँ तो ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो देखिए इसमें एक बीच में और एक क्वेश्चन आता है जो ज्योमेट्री पर ही बेस्ड है। यहाँ पर जो दोनों का कॉमन पार्ट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कन्फोकल कॉनिक्स का ए ऑर्थोगोनल से रिलेट किया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से ए है। ठीक है, कि जो कन्फोकल कॉनिक्स होते हैं वो सेल्फ ऑर्थोगोनल होते हैं। ओके, तो बाकी जो ज्योमेट्री पर क्वेश्चन है आगे, यहाँ से मैं फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 54 क्वेश्चन, तो 54 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को पोलर में आपको दिखाना है। तो आपको पता है कि किसी पॉइंट को, जैसे पोलर में क्या होता है कि एक ओ होता है जिसे पोल बोलते हैं, यहाँ से एक लाइन पास करती है जिसे बोलते हैं इनिशियल लाइन, और यहाँ से किसी पॉइंट का जो लोकेशन होता है ए थीटा और ए डिस्टेंस आर। तो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ तो ये आर कास थीटा होता है और ये आर साइन थीटा होता है, और इसी को एक्स बोलते हैं और इसको वाई बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पुट कर देना है, एक्स के जगह पे हम पुट करेंगे आर कास थीटा प्लस √3 और वाई के प्लेस पर आर साइन थीटा इक्वल टू 1। तो आर को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर कास थीटा प्लस √3 है और फिर साइन थीटा इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। कहेंगे 2 से ही क्यों, तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसी की हेल्प लेते हैं। जैसे आप अगर ध्यान से देखिए तो इसका कोफिशिएंट कौन कौन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 1 4 2। तो इसी 2 से मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा। ओके, इस तरीके से चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया। चूँकि मैं अपने से डिवाइड कर रहा हूँ तो बाहर मैं 2 भी रखूँगा। ओके, तो यहाँ पर 2r और a जो 1/2 है साइन के रेस्पेक्ट में साइन π/6 का वैल्यू होता है, फिर cos थीटा और फिर a क्या है, a है cos π/6। ठीक है, और a है साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक, तो इस तरीके से अगर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो यहाँ पर 2r के साथ इस साइन थीटा कॉस और फिर कास थीटा और साइन, तो ये फार्मूला है साइन π/x थीटा प्लस π/6 इक्वल टू यहाँ पर 1। तो r को यहीं रहने देते हैं 2r को, और बाकी को उस साइड ले जाते हैं तो नीचे जाएगा, तो साइन नीचे जाके कोसेक हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस π/6। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। ओके, ये सिंपल है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 55 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि किसी कोनिक के पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मान लीजिए इसका लोकेशन r और अल्फ़ा है और हमारा जो कोनिक का इक्वेशन होता है यही होता है L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा, तो इसके r अल्फ़ा वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है उसका इक्वेशन होता है L/R इक्वल टू ई कास थीटा
प्लस कास थीटा माइनस अल्फ़ा। ओके, ये याद करने की चीज़ है, आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें याद करनी होगी। चूँकि यहाँ पर ये ऐसा इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वही है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लाइन है जो ये लाइन यही है, विल टच, इस कोनिक को टच कर रहा है। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा पर टच कर रहा है, तो टच में करा दिया, तो टच करा दिया तो जो ए लाइन है सिमिलर होगा इस टेंजेंट वाले के। तो टेंजेंट को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। एक सेकेंड, मैं बोला कि टेंजेंट का इक्वेशन एल बाई आर इक्वल टू ई कास थीटा प्लस कास थीटा माइनस अल्फ़ा होता है। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ई कास थीटा प्लस कास थीटा कास अल्फ़ा प्लस साइन थीटा साइन अल्फ़ा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें एल बाई आर इक्वल टू कास थीटा कामन, तो ई प्लस कास अल्फ़ा। इसी टाइप से आगे होगा साइन थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसका कंपेयर कर देंगे, एल बाई आर इक्वल टू यहाँ जो लिखा ए कास थीटा बी साइन थीटा, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। तो चूँकि यही लाइन टच कर रही है और टेंजेंट लाइन मैं ऊपर दिया हूँ, तो दोनों को कंपेयर कर दूंगा, तो ए का जो वैल्यू होगा इतने के बराबर होगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस कास अल्फ़ा। इसी टाइप से जो b का वैल्यू है, यहाँ से b का वैल्यू साइन थीटा दोनों सेम है, b का वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फ़ा, तो b का वैल्यू हो गया साइन अल्फ़ा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो a माइनस ई इक्वल टू कास अल्फ़ा, यहाँ b इक्वल टू साइन अल्फ़ा। इन दोनों को स्क्वायर करके सम कर दीजिए, तो a माइनस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इधर साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड, a माइनस ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आगे है कि द टू कन्फोकल थ्रो ए गिवन पॉइंट कट एट एन एंगल, ठीक है, 90 डिग्री पर कन्फोकल एक दूसरे को कट करते हैं। फिर है लोकस ऑफ पॉइंट फ्रॉम विच टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये एक फेमस रिजल्ट है कन्फोकल का जो सर्किल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर है कैन बी ड्रॉन 1 टू ईच ऑफ टू गिवन कन्फोकल, तो इसमें सर्किल बनता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कार्ड ऑफ द कोनिक। तो देखिए, जैसे कि एक कोनिक होता है, तो कोनिक के यहाँ फोकस से जब कोई लाइन ऐसे पास करती है तो उसको फोकल कार्ड बोलते हैं। सपोज कीजिए कि ए पॉइंट एस है और ऊपर पी है, नीचे पी डैश है, ठीक है, और ए सपोज कीजिए अल्फ़ा पर है, तो इसका जो डिस्टेंस है ना एस पी हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, किसी भी कोनिक में जो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ये आर होता है, ए थीटा, तो आर कामा थीटा होता है। तो इसी के आधार पर इसकी दूरी एस पी है, तो यहाँ एस पी कामा अल्फ़ा ले लीजिए, और इसकी जो दूसरे वाले की दूरी है, ये दूरी हो जाएगी एस पी डैश कामा, चूँकि ये अल्फ़ा है और ये पाई एंगल आगे घुमा है, तो हो जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, इस तरीके से। तो आपको पता है कि जो कोनिक का इक्वेशन होता है एल बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कास थीटा होता है, तो इसी का मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो एल बाई आर के जगह पर एस पी इक्वल टू 1 प्लस ई कास अल्फ़ा। इसी टाइप से दूसरे में जब मैं पुट करूँगा तो एल बाई एस पी डैश इक्वल टू 1 प्लस ई कास पाई प्लस अल्फ़ा। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो एल बाई एस पी डैश इक्वल टू 1 माइनस ई कास अल्फ़ा। अब इन दोनों को ऐड कर दें, इक्वेशन यहाँ फर्स्ट और यहाँ पर सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा एल बाई एस पी प्लस एल बाई एस पी डैश इक्वल टू 2, एल से डिवाइड कर दीजिए तो होगा 1 बाई एस पी प्लस 1 बाई यहाँ से प्लस 1 बाई एस पी डैश इक्वल टू 2 बाई एल। तो 2 भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है किसी कोनिक के लिए, तो इसलिए ये हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है क्या, उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो यही कहा जा रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ सेगमेंट्स। तो ये जो हमारा
फोकल कॉर्ड है, फोकल से जा रही किसी भी जीवा को, फोकस से कोई भी जीवा पास होती है तो उसे फोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो फोकल कॉर्ड के जो दो सेगमेंट है, एक अपर एक लोअर, उनका रेसिप्रोकल का मैं सम किया तो 2/L जो कि कांस्टेंट है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 जो है सही होगा। ओके, इस तरीके से देखिए 59 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कोनिक, तो कोनिक का सेंटर निकालने के लिए सिंपल इसको कर दीजिए यक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बराबर 0, यानी कि डेल एफ, इसको एफ मान लीजिए, और डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0, दोनों को हल कर दीजिए। तो चलिए मैं पहली बार यहाँ पर कर रहा हूँ, यहीं पर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव करूँगा तो हो जाएगा 82x प्लस 24y, ओके, और माइनस 130a, तो उस साइड चला जाएगा 130a हो जाएगा 130। जब मैं दूसरे को सॉल्व करूँगा y के रेस्पेक्ट में तो यहाँ हो जाएगा 24x और y के रेस्पेक्ट में तो 9 दूना 18y और यहाँ माइनस 60a, उस साइड जाएगा तो 60a हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मुझे टर्म मिलेगा 41x प्लस 12y और इक्वल टू 65a, और नीचे वाले को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 38 x 3 8 जा 24 और फिर 6y और फिर यहाँ पर ए जो टर्म है 20a। ओके, तो एक काम करते हैं, इनको हल करने के लिए इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं। तो मैं अभी अगर सेकंड में मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का तो हो जाएगा 16x, ओके, 16x प्लस 2 छक्का 12y इक्वल टू 40a। अब इसको मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो माइनस माइनस माइनस, ए टर्म से कट जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, 41 में से 16 निकलेगा तो 25x इक्वल टू, यहाँ पर 65 में से 40 निकलेगा तो 25a, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू a हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो देखिए 8x के जगह पर a और प्लस 6y इक्वल टू 20a, ओके, तो 6y इक्वल टू 8 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12a, तो y इक्वल टू 2a, तो a कामा 2a, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है, सिंपल है सेंटर निकालना, बस जो भी इक्वेशन लिखा हो उसको एफ सपोज करके एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल टू 0, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल टू 0, दोनों को हल करके x y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर 60 है, एक इस क्वेश्चन में दिया गया है द इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। तो देखिए सेंटर एट द ओरिजिन ए सेंट्रल कॉन्कॉइड में होता है, जो कि नहीं, सेंट्रल कॉन्कॉइड नहीं, मैं इसको कोनिक्स में ही ले रहा हूँ। तो इसका एक रिजल्ट है जो यही एक्स स्क्वायर जनरली ए होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा सही। जो यहाँ पर लिखा जा रहा है सेंटर एट ओरिजिन, इसमें रीजन ए होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं x का y ले लूँ, अगर मैं सपोज कर लूँ कि x y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सपोज करिए कि, या ऐसे आप सपोज करिए कि इसको h कामा k सेटिस्फाई कर रहा है, तो पक्का है कि -h और -k भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं तो 0 0 आ जाता है, इसलिए ओरिजिन हो जाता है, और ऐसा इसमें हो पाता है। ठीक है, और बाकी ये तो दोनों पहले से ही कट जा रहे हैं क्योंकि इसमें नॉट इक्वल टू का कंसेप्ट है, नॉट इक्वल टू तो होगा नहीं, यही प्लस वाले में यहाँ पर है तो ए 0 है और ए यहाँ पर 1 है, तो जनरल फार्मूला में ए टर्म आता है, ए 0 वाला टर्म नहीं आता, इसलिए इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, 61 क्वेश्चन, देखिए 61 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैं अभी जस्ट बताया सेंटर निकालने के लिए। तो इसका करिए, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए तो होगा 2ax प्लस 2hy प्लस 2g इक्वल टू 0। इसी प्रकार 2h y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x प्लस 2by
प्लस 2f इक्वल टू 0। सब में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से जब भाग देंगे तो सारे 2 इसके कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे। उस सिचुएशन में जो एक फार्मूला होता है क्रॉस रेशियो या वज्र गुणन विधि, तो उस विधि से हम सॉल्व करेंगे तो x बाई वाई बाई और फिर z 1 बाई, लास्ट का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो पहले जब x बाई करेंगे तो x वाली छोड़कर यहाँ से hf माइनस बी जी, वाई में करेंगे तो यहाँ से hg। देखिए आगे जाते हैं, पीछे नहीं आते हैं, आगे जाते हैं, यहाँ से चालू करेंगे g से, तो हो जाएगा hg माइनस af। ओके, और लास्ट वाले का फिर यहाँ से ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच। तो यहाँ से अब इसी को यक्स को और यक्स का वाई के वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। इसको करेंगे तो एच एफ माइनस बी जी अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर, फिर यहाँ से होगा एच जी माइनस ए एफ अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर। ओके, तो इस हिसाब से देखें तो जी एच माइनस ए एफ, एच जी माइनस बी जी, एच एफ माइनस। ओके, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए 62 क्वेश्चन में है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय द प्लेन y इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि पहला पॉइंट क्या है, लिखा है 2 4 7। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है 3 माइनस 5 और 8। और इस लाइन को ज्वाइन करने वाली जो y बराबर 0 जो प्लेन होगा, ऐसे मान लीजिए जा रहा होगा, तो y मान लीजिए कि इसे m इज टू n के रेशियो में कट करेगा, तो यहाँ पर y का निर्देशांक क्या होगा, y का निर्देशांक 0 होगा, लेकिन यहाँ से क्या आएगा, तो करेंगे ऐसे, ये जहाँ से मैं करता हूँ m इंटू 5, तो यहाँ पर टर्म होगा माइनस 5m, और n का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4n अपान m प्लस n, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से इसके इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 5m प्लस 4n इक्वल टू 0, तो हो गया। यहाँ से 5 को उस साइड ले जाइए तो 4n इक्वल टू 5m, तो यहाँ से m बाई n कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बाई 5। तो m इज़ टू n का वैल्यू है 4:5। ओके, इसका 4 ऑप्शन सही है। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 63 क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे बोर्ड की ज़रूरत है, तो मुझे बोर्ड पर जाना होगा। तो देखिए जैसे कि इसमें इस टाइप से क्वेश्चन कहा गया है, पहले इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर मैं एक क्यूब बनाता हूँ पहले। ओके, ये जो क्यूब मैं बनाऊँगा तो वहाँ चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी, अदरवाइज़ कठिन ही रह जाएंगी। ओके, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को समझिए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है लेकिन बन गया। तो सपोज करिए कि ये हमारा OX और Y और फिर Z है, तो सबकी अगर लेंथ A है, A ही है, तभी यहाँ पर क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विथ 4 डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब से बना रहा है, तो क्यूब में सबका जो लेंथ होता है एक ही रहेगा, तो सबका ए ही रहेगा। तो इस सिचुएशन में इसका कोऑर्डिनेट A0 0, बाकी और का कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जो इस सिचुएशन में यहाँ पर है तो Y है नहीं 0, तो यहाँ पर A हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट देखें, सबका पहले मैं नेम लिख दूँ, A यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा, B का कोऑर्डिनेट 0 कामा A और 0। ओके, इसका 0 0 0, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 0 0 A, और इधर जो कोऑर्डिनेट है x तो है नहीं, तो 0 A कामा A।
ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कामा ए 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए ए ए। ओके, सबका नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि इसका यूज किया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई मान लीजिए, यहाँ पर एफ, यहाँ पर जी। ओके, और ये ओ तो है ही, ठीक है। तो जो इसके डायगोनल होंगे, डायगोनल कैसे बनेंगे, डायगोनल इनको ज्वाइन करने से, जैसे कि एक डायगोनल तो ऐसे हो गया, एक डायगोनल ऐसे हो गया, एक डायगोनल यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिए तो डायगोनल हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि सारे डायगोनल, जो 4 डायगोनल बन रहे हैं ना, एक यहाँ से भी यहाँ ऐसे बनेगा, ये चारों डायगोनल एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, और इसी पॉइंट से एक कोई लाइन पास हो रही है जो इस प्रकार से जा रही है, सपोज करिए ऐसे कोई लाइन पास हो रही है। अब बताया जा रहा है कि जो पहला लाइन से एंगल बनाएगा वो सपोज करिए ऐसे अल्फ़ा होगा, दूसरे से बनाएगा बीटा होगा, तीसरे से गामा, चौथे से डेल्टा, ऐसे करके चारों से लाइन बनाएगी। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है, मैं मान लेता हूँ कि LMN है, तो बाकी के डायरेक्शन कोसाइन मैं निकाल लेता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए एक का मैं निकालूंगा, बाकी का सिमिलरली लिख दूंगा। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ, मान लीजिए कि CG का डायरेक्शन कोसाइन मुझे अगर निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CG, ठीक है। तो समझिए, तो CG का जब मैं वैल्यू फाइंड करूँगा तो डायरेक्शन कोसाइन A माइनस 0, A माइनस 0, फिर A माइनस 0 और 0 माइनस A, तो यहाँ हो गया A कामा माइनस A। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो अभी जो मैंने निकाला वो डायरेक्शन रेशियो निकाला। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, इसके रूट में तीनों का होल स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 3A स्क्वायर। इसी टाइप से A बाई यहाँ पर 3A स्क्वायर और माइनस A बाई 3A स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा फर्स्ट से 1/√3, सेकंड से 1/√3 और थर्ड से 1/√3 माइनस में। इसी प्रकार सबसे निकालेंगे ना, दूसरे से निकालेंगे तो 1/√3, 1/√3, 1/√3, बीच में माइनस रहेगा। ओके, फिर तीसरे वाले से निकालेंगे तो 1/√3, 1/√3, 1/√3, शुरू में माइनस रहेगा तीनों में। और एक चौथा होगा जो ए है, कौन सा, OD में यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर 0 0 0 है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन में तीनों पॉजिटिव रहेंगे, तो 1/3, 1/3 और 1/3। और सपोज करिए कि ये जो लाइन है सबसे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 4 एंगल बनाती है, तो कास अल्फ़ा कैसे फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर हमें जो फाइंड करना होगा कास अल्फ़ा। तो देखिए कास अल्फ़ा बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि कास अल्फ़ा इक्वल टू, चूँकि इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन LMN है और बाकी फर्स्ट यहाँ पर मान लिए हैं हम, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए। फर्स्ट से अल्फ़ा, सेकंड से बीटा, इससे गामा, इससे डेल्टा। तो कास अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, L1 L2, तो L के साथ इसका करेंगे, M के साथ दूसरे में, N के साथ तीसरे में, तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा L प्लस M प्लस N/√3। ओके, इसी टाइप से कास हम करेंगे बीटा, तो इसमें लास्ट प्लेस पर माइनस होगा, तो L प्लस M माइनस N/√3। ऐसे ही कास गामा जो होगा L माइनस M प्लस N/√3। ऐसे ही कास डेल्टा, इसका वैल्यू होगा माइनस L प्लस M प्लस N/√3। ओके, तो अब मैं तीनों का अगर स्क्वायर कर दूं, कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा प्लस कास स्क्वायर डेल्टा, तो इस सिचुएशन में सबका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 तो कॉमन हो जाएगा, और इन सब का होल स्क्वायर करेंगे तो वही एक सिंपल सा फार्मूला जो आप जानते हैं वही यूज होगा। A प्लस बी प्लस C का जब होल स्क्वायर होता है तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। लेकिन इसमें साइन का ध्यान देना है, तो पहले में तो सब वही रहेगा, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ठीक है।
NL। ओके गुड। तो इसी टाइप से और भी चीज़ों को यहाँ पर मैं सेट करता हूँ। तो देखिए बहुत ही आसानी से और खूबसूरती से इसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे के लिए L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। दूसरे में क्या है कि जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ N नेगेटिव है, तो यहाँ पहले 2LM तो ठीक है, -2MN नेगेटिव, -2NL भी नेगेटिव आएगा। ओके, इसी प्रकार तीसरे से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, जब इस लास्ट तीसरे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में नेगेटिव है, तो -2LM और -2MN और +2NL। ओके, इसी प्रकार से L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर -2LM और +2MN और -2NL, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो आपको पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो इसका यूज मैं करता हूँ, तो यहाँ पर एक 1, यहाँ पर दूसरा 1, यहाँ पर तीसरा 1, यहाँ पर चौथा 1, कुल मिला करके ये 4/3, बाहर 1/3 है। और देखिए 2LM प्लस ये प्लस 4 ठो प्लस, और यहाँ देखिए 4 ठो माइनस कट गया। यहाँ देखिए 4 ठो माइनस और यहाँ देखिए 4 ठो प्लस कट गया। यहाँ 2 प्लस है, फिर यहाँ 2 प्लस है और 2 माइनस, फिर 2 माइनस। तो इस तरीके से 4/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन यही वाला सही होगा, 4/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 65। ये क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन का नियम तो बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा हार्ड आ रहा था। देखिए कैसे इसमें सिंपल चीज़ बताया जा रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कह रहा है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। सपोज करिए कि ये एक पॉइंट है या यहाँ पर, और ये पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको साफ जगह बनाता हूँ ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में। -1 2 5 ये पॉइंट है, एक लाइन है, ठीक है। लाइन क्या है, ये लाइन ऐसा है जो पास हो रहा है 3 4 5 से। तो 3 4 5 से, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x - 3 y - 4 और z - 5, बीच में इक्वल लगाते हैं, नीचे डायरेक्शन कोसाइन लिख देते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो, तो यहाँ लिखा है कि डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्शन रेशियो ही होगा। तो 2 - 3 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 - 3 और 6। तो इस लाइन पर कोई एक पॉइंट लेना है ऐसा कि इस पर मैं ज्वाइन करूं तो परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो इस लाइन का और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपको पता है क्या है, 2 - 3 6, 2 - 3 और 6। तो इस पर पॉइंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं r लेंगे, तो इस पर पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 2r + 3, फिर होगा -3r + 4 और फिर होगा 6r + 5। ओके, अब इन दोनों से इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 को, तो हो जाएगा 2r + 4, फिर हो जाएगा -3r और 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो +2 और 6r + 5, ऊपर 5 है तो हो जाएगा 6r। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। तो इसी डायरेक्शन रेशियो और यहाँ नीचे वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 - 3 6 है, तो मैं दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा। चूँकि 90 डिग्री पर, चूँकि हम कहा जा रहा है ना डिस्टेंस निकालना है, तो किसी बिंदु से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, जो नीचे वाली लाइन होती है, दोनों परपेंडिकुलर होने से दोनों का प्रोडक्ट जो डायरेक्शन कोसाइन का या डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 के साथ, देखिए 2 के साथ यहाँ क्या होगा, 2r + 4, 2r + 4 और फिर -3 के साथ -3r + 2 और फिर प्लस यहाँ से करेंगे 6 के साथ 6r, एक सेकेंड, हाँ 6r + 6r, 6 + 6r = 0। तो इसको सम करेंगे तो 4r + 16, नहीं 2 चौका 8, और फिर माइनस ए प्लस हो जाएगा 9r और -3 दूना 6 और 36r = 0। तो 36 9, ठीक है। यहाँ पर 45 हो जाएगा, 45 4 49, 49r
और इधर +2 बचेगा तो उस साइड जाएगा तो -2, तो r का वैल्यू होगा -2/49 यानी 49। ओके, अब -2/49 को इसमें मैं पुट करूँगा ना, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाएगा। देखिए करना क्या है कि जैसे कि जो फार्मूला होता है डिस्टेंस का, अगर मैं इसको P पॉइंट ले लूँ और यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर जो है Q है, तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा? PQ का डिस्टेंस होगा रूट में इसको सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट मैं पहले से कर चुका हूँ यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो निकालते समय, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा 2r + 4 का होल स्क्वायर और फिर यहाँ से -3r + 4 का 3r + 2 का होल स्क्वायर और फिर 6r + 5 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 6r है तो ये 6r का होल स्क्वायर। ठीक है, r का वैल्यू -2/49 है, -2/49। ठीक है, तो एक्चुअली इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो नीचे 7 आएगा, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर यहाँ पर देखिए सबका होल स्क्वायर है, तो नीचे 49 का होल स्क्वायर होगा, तो नीचे तो 49 ही आना चाहिए, क्योंकि होल स्क्वायर है तो 49 ही आना चाहिए, सब में से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो थोड़ा मुझे बड़ा दिख रहा था, तो मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आ पा रहा था। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, विधि यही है। अगर इसके जो डाटा हैं जो 1 2 3 4 5 जो भी दिए गए हैं इसमें, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है जहाँ से लाइन पास करती है, ये सब चीज़ें अगर सूटेबल दिया जाए तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन इतना टेढ़ा दे दिया गया है कि यहाँ से इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं इसको सॉल्व किया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यही होगा, क्योंकि और तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि इतने छोटे नहीं आएंगे। ठीक, तो आप इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आंसर होगा। हो सकता है कि मेरा कैलकुलेशन गलत होगा तो कोई और हो सकता है, लेकिन तरीका यही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस ए दिया गया। एक ये है, -3 और 4 और 5 यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, जो फार्मूला होता है कास इनवर्स का वही लगा दीजिए। A1 A2 ठीक है प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और रूट में पहले का होल स्क्वायर दूसरे का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसी के हिसाब से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखिए 5 का यहाँ पर 3 में करूँगा मल्टीप्लाई तो -15 होगा, प्लस 12 का इसमें करूँगा तो -48 होगा, 12 चौका 48 और 13 का, ठीक है 13 पचे 65। ओके, इस तरीके से मैं कर दिया। और फिर नीचे जो रूट होगा वो क्या बनेगा, वो होगा इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 5 और 12 का होल स्क्वायर 13 होता है, फिर 13 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 और बाहर 13 हो जाएगा। ऐसे दूसरे का जब होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3 4 का फिर 5 होगा, 5 ऑलरेडी है तो 5√2 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कास इनवर्स ये देखिए ये 65 में से मुझे अगर 15 को घटा देना है तो 50 होगा और यहाँ फिर तो 2 होगा, 2/13 पचे 65 और √2 फिर से 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आया कास इनवर्स 1/65। ओके, इसका ऑप्शन 4 यहाँ पर सही दिख रहा है। ठीक है, तरीका यही है, कैलकुलेशन में चेंजेज हो सकते हैं लेकिन मैंने क्रॉस चेक किया है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 इक्वेशन ऑफ प्लेन which cut coordinate of coordinate axis ABC such that the centroid of triangle ABC is ABC। तो देखिए इसे ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कि हमारा सपोज कीजिए कि एक्सिस है। ओके, यहाँ पर एक ऐसे प्लेन जाके कट कर रहे हैं, तो प्लेन ऐसे कट कर रहे हैं तो सपोज कीजिए कि ये H दूरी पर कर रहा है, एक K दूरी पर कर रहा है और एक T दूरी पर कर रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से प्लेन का इक्वेशन क्या बनता है, x/h प्लस y/k और प्लस z/t बराबर 1। ओके, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, h, 0 0, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 के 0, तीसरे कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0 t।
आपको पता है कि इसका सेंट्राइड क्या दिया है इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल जो ए बी सी है इसका सेंट्राइड पहले से ही दिया है कि ए बी सी है। तो सेंट्राइड के लिए तीनों को जोड़ के 3 का भाग देते हैं, तो पहले प्लेस पर एच, दूसरे में 0, तीसरे में 0, तो h + 0 बटा 3 करेंगे तो इसका पहला कोऑर्डिनेट a आएगा, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा h बराबर 3a। सिमिलरली k बराबर 3b और यहाँ से t बराबर 3c, इनको उठा के यहाँ भर दीजिए तो हो जाएगा x/, ठीक है, x/3a + y/3b + z/3c बराबर 1, 3 से गुणा कर दीजिए तो ये थर्ड वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए एक सिंपल क्वेश्चन दिया है 67 में कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतने पॉइंट से पास हो रहा है, ये 2 पॉइंटों से पास हो रहा है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए मैं प्लेन मान लूँ कि ax + by प्लस सपोज करिए कि cz + d = 0 है, ये प्लेन है। ठीक है, और कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इन दोनों बिंदुओं से पास हो और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये प्लेन एक्स एक्सिस, ऊपर एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स, इसे ऐसे बनाता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये मान लीजिए ऊपर ऐसे प्लेन है और ऊपर ऐसे एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये प्लेन का जो नॉर्मल है ऐसे जब जाएगा और एक्स एक्सिस पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ए बी सी, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो ए बी सी 0 होगा, सॉरी ए बी सी होगा, लेकिन एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन 1, 0, 0, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a × 1 + b × 0 + c × 0 बराबर 0, तो a का वैल्यू आ गया 0, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्या मिलेगा हमें, हमारे पास सिर्फ होगा by + cz + d बराबर 0। तो ऐसा समीकरण देखिए जिसमें कि yz हो बस, तो yz वाला टर्म हो तो ax वाला टर्म, तो ए तो गायब हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ए जो है 3 इक्वेशन बच रहे हैं। तो इसको देखिए करना क्या है कि एक बार इसको पुट करेंगे, एक बार दूसरे को पुट करके हल करेंगे, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इन दोनों बिंदुओं को कौन सा प्लेन संतुष्ट कर रहा है। चूँकि एक को तो मैं डिस्कार्ड कर दिया कि एक्स वाला पॉइंट, एक्स वाला टर्म रहेगा ही नहीं, तो इस सिचुएशन में जब 2, 3, 1 को मैं इस दूसरे में रखूँगा तो देखिए y के जगह पर 3 और z के जगह पर 1 जब आप पुट करोगे, या यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो 3 3 के 9, 4 1 का 4, 9 4 13, 1 जो कि गलत है, कट गया। इसमें दूसरे में वही बिंदु भर लीजिए 3 और 1, तो यहाँ देखिए 3 भरेंगे, यहाँ पर 1 भरेंगे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 और 3, इसको भर के देखिए, यहाँ 5 भरेंगे और यहाँ 3 भरेंगे, तो 4 3 12, 5 12 5 17, यहाँ 7 गड़बड़ है, तो 2 को मिस्टेक गड़बड़ हुआ तो पक्का है तीसरा होगा, चाहो तो इसको भी क्रॉस चेक कर लो। तो देखिए यहाँ पर yz का वैल्यू 3 और 1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, इसमें देखिए 5 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो यही ऑप्शन सही है। ओके, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कोई भी ट्रिक हो सकता है, चाहे जैसे करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब देखिए 61 क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। 61 क्वेश्चन में कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इतने बिंदु से पास हो रहा है, एंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक प्लेन यहाँ है और एक प्लेन यहाँ है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 ठो प्लेन दिया हो, एक P1 एक P2, P1 बराबर भी 0 और P2 बराबर भी 0। तो आप पढ़े हैं कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन का समीकरण P1 + लैम्डा टाइम P2 बराबर 0, यही लैम्डा निकालना होता है। इसके लिए शर्त दिया है 1 1 1, इसको यहाँ उठा के भर देंगे और लैम्डा का वैल्यू आएगा, फिर उसको उठा के यहीं पर पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 3x, यहाँ ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो सिंपल पहले सबको हटा दूँ, मैंने विधि तो बता ही दिया। अब इसको देखिए, तो x + 2y - z + 1 और फिर प्लस लैम्डा टाइम, दूसरा है 3x - y, एक सेकेंड, ओके, देखिए 3x - y, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस
4z और +3 = 0। और ये पास हो रहा है 1 1 से, तो इसमें भरते हैं। तो यहाँ देखिए 1 पुट करेंगे, यहाँ 1, तो 1 1 3 होगा, यहाँ 1 4 और -1, तो यहाँ हो जाएगा 3। ओके, और प्लस लेमडा टाइम दूसरे में भरेंगे 1 1 1, तो यहाँ 3 -1 2, यहाँ ये वाला 3 और यहाँ 3 मिलके 6 हो जाएगा, 4 1 5, तो 1 होगा। तो बस इंटू 1 = 0। तो लेमडा का वैल्यू क्या है? -3। अब -3 को यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इस प्लेस पर जब मैं लेमडा की जगह -3 पुट करूँगा तो देखिए खोल देता हूँ तो क्या होगा, x + 2y - z + 1, और -3 से खोलूँगा तो होगा -3 3 3 जा 9x और +3y और +3 चौका 12z और -9 = 0। इसको हल करते हैं। x में से -9 निकला, -8x, और y में 3 2 5y, ठीक है। z में 12 में से 2 घटा +10y 10z, और a -9 और +1, तो -8 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8x - 5y - 10z +8 = 0। 8 5 10 कौन सा दिख रहा है? एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? 8 5 11 लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ, ए देखिए गड़बड़ है कि 12 में से सिर्फ z निकलेगा तो 11 हो जाएगा। ओके, तो -11 होगा। तो 8 - 5 - 11 +8, इसका ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए जैसे 69 में है, कह रहा है कि ये जो लाइन है इस प्लेन के पैरेलल है। तो आप कल्पना करो कि नीचे एक प्लेन है ax + by + cz + d = 0, ये प्लेन है। ऊपर से लाइन जा रही है। लाइन का समीकरण क्या है? x - y1 यही दिया है यहाँ पर। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इसका डायरेक्शन रेशियो नीचे दिया होता है l m n, और जो प्लेन है इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? इसके प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो यही ए बी सी होता है। और चूंकि दोनों ये लाइन, ऊपर की लाइन नीचे का प्लेन परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल ऊपर जाएगा तो इसको 90 डिग्री पे काटेगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ए के साथ यल, यानी कि AL + BM + CN = 0। तो ये शर्त यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 में कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इतना। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका पहले डायरेक्शन रेशियो बताइए क्या होगा? x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, एक बिंदु पता चल गया, निकाल दीजिए। x - x1 बटा x2 - x1, y - y1 बटा y2 - y1 और z - z1 बटा z2 - z1। इसका ऑप्शन 3 होगा। ओके, 71 क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? 1, 0, 0, यही तीनों होगा, जिसमें वही सही है, चौथा वाला में सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। 72 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर, तो के का मान, तो इसका प्रोडक्ट 0 होगा। इसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होगा। तो नीचे जो भी है उसे प्रोडक्ट करके 0 कर लीजिए। तो देखिए -3 और 3k, तो हो जाएगा -9k। ओके, और फिर दूसरे में होगा +2k, तीसरे में होगा -10 = 0, तो यहाँ हो -7k 7k = 10, तो k बराबर -10/7, -10/7 सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि x - 1 यहाँ लिखा है, y - 2 लिखा है, z - 3 लिखा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को देते समय यहाँ पर चीज़ें बदल देता है, 2 - y कर दिया, तो आप तुरंत बस पाए और बस मल्टीप्लाई करके 0 कर दिए, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो पहले क्या करना है कि ऊपर भी माइनस से गुणा करो, नीचे भी माइनस से गुणा करके ऊपर वाले को 2 - y है तो y - 2 बना दो, और नीचे माइनस आ जाएगा -2k। अब इसको यूज करेंगे, मतलब किसी भी दो इक्वेशन को परपेंडिकुलर है तो हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के तब यूज करेंगे। जैसे कि इस पहले में मान लीजिए कि x - 1 ना दे करके, अगर सपोज करिए कि यहाँ पर 1 - x दिया होता, तब डायरेक्ट बस पकड़ के यूज नहीं कर देते, पहले ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई करके
दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते फिर यूज करते। ओके, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला ये है x माइनस अल्फ़ा 1/L1, y माइनस बीटा 1/M1 और z माइनस गामा 1/N1। इसी प्रकार x माइनस अल्फ़ा 2/L2, y माइनस बीटा 2/M2 और z माइनस गामा 2/N2। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तब इनका होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म बना के तब यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए 73 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि द प्लेन x बाई ए वाई बाई और z बाई सी इक्वल टू 1। तो ये जो प्लेन होता है ये तीनों एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, देखिए इस प्लेन के हिसाब से ए 0 0 होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा 0 B 0 होगा, तीसरा होगा 0 0 C होगा, और जो इसका जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट एक्सेस दिया है जो ए बी सी पे कट करते हैं। तो इनके मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिया, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, और ओरिजिन है ही ओ 0 0 0। तो कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रो ए बी सी एंड ओरिजिन। तो देखिए ओरिजिन को संतुष्ट करने वाला जो इक्वेशन होगा तो हम इसको देखिए निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको हल करके डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, समझिए। देखिए जैसे कि ये जो लिखा है ना इस इक्वेशन में अगर पूछा जाए कि क्या ये ओरिजिन से पास करेगा, हाँ ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, दूसरा वाला भी ओरिजिन से पास कर रहा है, तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी, सभी ओरिजिन से पास कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि 0 0 0 भरेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। लेकिन अब हमें पुट करना है ए 0 0। तो ए 0 0 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये पहला कर पा रहा है? देखिए जैसे यहाँ भरेंगे ए तो ए स्क्वायर होगा, यहाँ भरेंगे तो माइनस ए क्यूब हो जाएगा, और बाकी ये सब 0 0 तो हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब बराबर 0 थोड़ी ना होगा। तो ये पहला कट गया। इसी टाइप से इसमें भर के देख लीजिए। ठीक है, ए 0 0। तो अगर इसमें आप ए 0 0 भरेंगे तो पहले वाले में ए भरेंगे x की जगह पर तो ए स्क्वायर, बाकी यहाँ तो 0 0 हो गया, बाकी यहाँ भरेंगे ए तो होगा माइनस, यहाँ ए भर देंगे तो होगा बी ए माइनस बी सी, और बाकी ये सब 0 0 होंगे दोनों। तो क्या ये 0 हो रहा है? ये भी 0 नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरे में भी चेक करके देखिए, जैसे यहाँ पर भरेंगे ए तो होगा ए स्क्वायर, और यहाँ पर भरेंगे तो ये क्यूब, दोनों को जोड़ दें बराबर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो एक ही से क्रॉस वेरीफाई हो जा रहा है, बाकी 3 वेरीफाई हुए गड़बड़, तो इसको मार दीजिए या तो इसको चेक करिए। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर ए भरेंगे तो ए स्क्वायर, और यहाँ देखिए ए एक्स है तो यहाँ भी माइनस ए स्क्वायर, कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप चाहो तो बी भर लो, 0 B 0। तो जब आप 0 B 0 भरोगे तो एक्स और जेड तो 0 हो जाएगा, वाई की जगह पर बी स्क्वायर, और यहाँ फिर से भरोगे तो माइनस बी स्क्वायर, दोनों कट के फिर से 0, ऐसे ही तीनों 0 हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही होगा। या यूँ कहें कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर स्फीयर का इक्वेशन, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2f एफ एक्स प्लस 2gx प्लस 2hy। ओके, इस तरीके से 2fx gx और 2hy इक्वल टू और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। जब ये ओरिजिन से पास करेगा तो सब जगह 0 भरेंगे तो सी का वैल्यू 0 होगा, इसको हटा दीजिए। अब मैं पहली बार ए 0 0 भरूंगा, तो ए 0 0 भरूंगा तो यहाँ पर क्या भरूंगा? ए स्क्वायर और प्लस ए बाकी 0, यहाँ पर 2f के साथ ए बराबर 0 होगा। तो यहाँ से f का वैल्यू क्या आएगा? 2f का वैल्यू आएगा कि उधर जाएगा माइनस ए स्क्वायर और ए से भाग देंगे, कट के माइनस ए आएगा। तो हम इस 2f के जगह पर क्या पुट करेंगे? माइनस ए। तो यही देखिए 2f के जगह जब माइनस ए पुट करेंगे, 2g के जगह माइनस बी पुट करेंगे सिमिलरली, और यहाँ माइनस सी, तो ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस सी जेड। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ उल्टा सीधा लिखा था, तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इतना
ए प्लेन। देखिए ये सिंपल है कि जब कोई सर्किल हो, जब स्फीयर होता है उसको कोई प्लेन ऐसे काटता है तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एक सर्किल बनता है। तो सर्किल बनता है तो सिंपल है, सेंटर से इस पर लंब डाल दीजिए और सेंटर से यहाँ की दूरी और वृत्त का क्या बोलते हैं त्रिज्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने का फार्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x है नहीं तो 20x और फिर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई और फिर माइनस 2 इंटू प्लस है 2 इंटू यहाँ पर z। ओके, और माइनस 11 इक्वल टू 0। तो अगर आप तुलना करोगे ना तो f और gh का जो माइनस एफ माइनस जी माइनस एच यही सेंटर होता है। तो सेंटर क्या निकलेगा, जीरो वाला, तो ये x का तो 0 है, y का टर्म हो जाएगा -1 और जो z का जो गुणांक है तो हो जाएगा। देखिए चूँकि माइनस से हम कंपेयर करते हैं ना तो पहले निकाल ही लेते हैं। तो ये जो टर्म है g का जो वैल्यू आएगा माइनस एफ माइनस जी माइनस एच, यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट होगा तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं पहले निकाल लेता हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँगा तो f का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू 0, g का वैल्यू क्या होगा -1, ओके, और h का वैल्यू क्या होगा, h का वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2। तो जो सेंटर होता है माइनस एफ माइनस जी और माइनस एच होता है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा 0 1 और -2। ओके, ये सेंटर निकल गया। हमें इस सर्किल का जो नीचे सर्किल बना है इसका रेडियस पता करना है। तो ऊपर वाले का रेडियस निकालिए। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, बड़े वाले स्फीयर का, मतलब स्फीयर का एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 माइनस सी करेंगे तो सी का मान -11 है तो जाएगा +11, 11 4 15 1 16 तो 4 आ जाएगा, तो ये होगा 4। अब यहाँ से इस प्लेन पर नीचे जो बेस पर जो प्लेन है ये क्या है, x + 2y + 2z - 15 बराबर 0, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो जो परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा मॉड में आएगा 0 - 2, 2y है तो यहाँ 1 है तो +2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2z है तो 2z -2 है तो होगा -4, ओके, और -15 बटा मॉडुलस में रूट में x का गुणांक 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर z का, तो 2 स्क्वायर 2 4 फिर 1 9, ओके, और यहाँ बाहर क्या हो जाएगा, देखिए ये है 15 4 19, ओके, मैं यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 तो 2 होगा, यहाँ पर -2 तो 4, ओके, ठीक है। 15 4 -19 में से 2 निकला तो यहाँ 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो टर्म मिलेगा 17/3 हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर मैं यहाँ क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ क्या, ये 1 2 ठीक है, इसमें 1 और यहाँ पर एक सेकंड, मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया हूँ, नहीं ठीक है, -1 तो 1 हो जाएगा 2, ओके, ठीक है, 0 1 और -2 और 15, ठीक है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 17/3, ठीक है। 15 4 19 में से 2 निकला तो 17, ओके। अब मैं ये जो रेडियस है इस नीचे वाले सर्किल की, ये होगा, यहाँ पर हम लगा देंगे पाइथागोरस रूल। तो पाइथागोरस रूल के हिसाब से क्या होगा, 4 स्क्वायर -17/3 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ से एक्चुअली ये कट नहीं पा रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ यहाँ पर, क्योंकि x का वैल्यू तो मैं 0 भर दिया, ठीक है, लेकिन 1 का यहाँ पर भरा, 2 1 जा 2 और -2 में पुट करूँगा। यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या, -2 है तो ठीक है, और यहाँ पर 4 है, अच्छा यहाँ देखिए 4 भी माइनस है, ओके, तो 4 भी, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाया है ना लास्ट में, तो यहाँ 4 भी माइनस है, तो 4 माइनस होने से यहाँ पर माइनस होगा,
तो यहाँ पर h का वैल्यू -2 आएगा और यहाँ पर फिर +2 हो जाएगा, तो इसके हिसाब से ये जो टर्म यहाँ पर मिलेगा प्लस हो जाएगा। तो 4 2 6, तो 15 में से 6 निकले हैं तो 9 होगा, तो 3 3 9, तो ये जो डिस्टेंस है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 4 है और नीचे 3 है, तो पाइथागोरस रूल मैं यहाँ पर लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 चौका 16 में से 9 निकाल देंगे तो 7। ओके, ठीक है, 16 में से 9 निकालेंगे 7, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। थोड़ा केयरफुली देख करके सॉल्व करना होगा, नहीं तो आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट 75 क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर्किल का। इसमें कहा जाता है कि 2 स्फीयर हैं, अगर 2 स्फीयर एक दूसरे को ऐसे कट करें, ठीक है, तो ये जो कॉमन बनेगा इसका रेडियस क्या होगा, कॉमन सर्किल इसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर भी सेंटर है, तो ये पहला क्या होगा R1 होगा, दूसरा क्या होगा R2 होगा। प्रश्न में कह रहा है कि ये कट आर्थोगोनली, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 होगा। ठीक, तो इस रेडियस पूछा जा रहा है कि ये जो सर्किल बन रहा है इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो मैंने ले लिया कैपिटल R। ओके, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे ना, तो ये बताओ कि ये R है R1 और दूसरा R2, ये O1 है ये O2, तो O1 O2 के बीच की दूरी क्या होगी, चूंकि ये इनके बीच का एंगल R1 R2 पर 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि आर्थोगोनल है, तो ये जो O1 O2 है एक कर्ड है। कर्ड का कहने का सेंस है कि हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस है या हाइपोटेनस, और R1 R2 बेस और परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में जो O1 O2 का वैल्यू होगा वो होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ओके, तो इसी ट्रायंगल का अगर मैं O1 O2 यहाँ पर ए कर दूँ, इस ट्रायंगल का मैं एरिया 2 सेंस में निकालूंगा। पहला एरिया होगा कि बेस इंटू परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर। दूसरा भी होगा बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिए, बेस जो यहाँ लिखा है O1 O2 और परपेंडिकुलर है जो R मैं माना हूँ, लेट किया हूँ, R हो जाएगा। और यहाँ बेस क्या है, बेस एक ले लीजिए R1 को बेस ले लीजिए, और R2 को, हालांकि हाफ शुरू में लगता है दोनों में, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो हाफ हो गया R1, और परपेंडिकुलर देखा जाए तो दूसरे का ये भी R2 है, तो इधर भी हाफ, तो हाफ दोनों साइड से ख़त्म हो गया, R1 R2 बाई O1 O2 बराबर R, यही R मुझे चाहिए। तो R का वैल्यू हो जाएगा R1 R2 अपान रूट में, चूँकि O1 O2 का वैल्यू जो दिख रहा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो इसका थर्ड वाला आंसर सही है, करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। बाकी के क्वेश्चन राहुल सर सॉल्व करके दोनों चीज़ें अपलोड कर दी जाएंगी। थैंक्स, आप इसको देखिए, इससे कुछ सीखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से कुछ करिए। ओके।